नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एस&डी सोशियोलॉजी क्लासेस पर। और हम लोग यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और पीजीटी की तैयारी आप लोगों की एकदम अब अंतिम लक्ष्य पर होगी। और इसी में मैं सोच रहा हूँ कि पीवाईक्यू जो जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं उसको देख लिया जाए। पेपर तक मेरी कोशिश है कि पेपर से पहले मैं पूरे पीवाईक्यू को वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँ, और जो लोग देख रहे हैं उनको कुछ सुविधाएँ, उनको कुछ इससे बेनिफिट या लाभ प्राप्त हो। प्रीवियस ईयर प्रश्न रिपीट होते हैं समाजशास्त्र में, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। इस बार देखते हैं कि कितना, इस बार भी अच्छे खासे प्रश्न रिपीट होंगे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में अच्छे प्रश्न रिपीट हुए थे। तो ऐसा मैं सोचता हूँ कि होगा, देखते हैं, यह मेरा ओपिनियन है। तो हम लोग 2021 और 2016 का प्रश्न पत्र देख चुके हैं, और यह अब प्रश्न पत्र 2013 का है, पीजीटी समाजशास्त्र। तो यह जहाँ जहाँ भी एक सब्जेक्ट रूप में समाजशास्त्र होता है, एक विषय के रूप में पेपर इसका होता है, वहाँ वहाँ सबके लिए कारगर साबित होगा, क्योंकि प्रश्न समाजशास्त्र से ही आ रहे हैं। तो हम समाजशास्त्र के प्रश्न को ही पढ़ रहे हैं, एक विषय का ही ये प्रश्न है। तो हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं, 2013 का प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न है, किस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी? ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी है संगमा समिति, ऑप्शन डी है संसदीय समिति। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, बलवंत राय मेहता समिति। वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, या एक अध्ययन दल का गठन किया गया। इस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी, एवं इससे पहले अशोक मेहता समिति के नेतृत्व में भी एक दल का गठन किया गया था, एवं उन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सलाह दी थी। लेकिन अशोक मेहता समिति के प्रस्तावों को सरकार ने लागू नहीं किया, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों को सरकार ने लागू कर दिया, धीरे धीरे लागू कर दिया, कुछ संशोधनों के साथ। इसी के साथ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, उसमें अनुच्छेद 40 कहता है कि भारत में पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए, इसका उल्लेख किया गया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1958 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, एवं इसे 1993 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 के माध्यम से इसे जोड़ दिया गया एवं इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया एवं वहीं से जो महिलाएं हैं उनके लिए 33% आरक्षण की भी व्यवस्था कर दी गई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मेड के लिए सामान्यीकृत अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजन करता है? ऑप्शन ए है आई यानी कि मैं के, ऑप्शन बी मी एवं मुझे के, ऑप्शन सी ईगो एवं अहम, और ऑप्शन डी है सुपर ईगो। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, मी के। मीड ने मैं और मुझे के सिद्धांत द्वारा बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया की एक नए ढंग से व्याख्या की है। व्यक्ति के समाजीकरण में मीड ने समाज की महती भूमिका को इंगित करते हुए लिखा है कि बालक को अपने बारे में सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बोध होता है। इसी के द्वारा स्व की उत्पत्ति होती है। स्व का ज्ञान उसे दूसरे व्यक्तियों की भूमिकाओं को ग्रहण करने से ही होता है। मीड ने इन दूसरे व्यक्तियों को सामान्यीकृत अन्य कहा है। मैं व्यक्ति के जैविकीय पक्ष को अभिव्यक्त करता है, जबकि मुझे सामाजिक स्वचेतन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह मीड का समाजीकरण का सिद्धांत था, जिसमें आई और मी का सिद्धांत इन्होंने दिया था। जब आई जो होता है वह व्यक्ति का जैविकीय पक्ष होता है, और जैसे मी में वह परिवर्तित हो जाता है तो वह व्यक्ति का सामाजिक पक्ष या स्वचेतन पक्ष को इंगित करता है। इसी को समाजीकरण इन्होंने कहा था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, जो 1934 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की किस धारा में व्यक्त किया गया है कि 14 वर्ष से नीचे आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री, खान में काम नहीं करेगा और न ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, अनुच्छेद बी धारा अनुच्छेद को ही कहते हैं, धारा 25 जिसे अनुच्छेद 25 कहते हैं, ऑप्शन सी धारा 330 और ऑप्शन डी धारा 335। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, धारा 24 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में व्यक्त किया गया है कि 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और न ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना, ऑप्शन बी है कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय आय को बढ़ाना और ऑप्शन डी है रहन सहन के दशा को ऊंचा उठाना। तो इसमें ऑप्शन ए है नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था एवं इसका उद्देश्य था नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना। इसका अध्ययन मूल्यांकन करने के लिए 1958 में एस.सी. दुबे के नेतृत्व में एक अध्ययन दल का गठन किया गया और उस अध्ययन दल ने एक पुस्तक लिखी, चेंजिंग इंडिया रूरल सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी थी 1958 में। उस पुस्तक में वह पुस्तक एक अध्ययन दल द्वारा लिखा गया, लेकिन उसे एस.सी. दुबे द्वारा एस.सी. दुबे के नाम से प्रकाशित किया गया, इसलिए एस.सी. दुबे का वह पुस्तक माना जाता है। उन्हें सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है इसका एक उद्देश्य होता है, ऑप्शन बी है औपचारिक नियम होता है, ऑप्शन सी है सहयोग, ऑप्शन डी है स्थायी प्रकृति। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, अस्थायी प्रकृति। समिति की स्थायी प्रकृति विशेषता नहीं है। अस्थायी प्रकृति संस्था की होती है या समुदाय की होती है। आगे हम देखते हैं, समिति की प्रकृति अस्थायी होती है। समिति के लिए कुछ निम्न अनिवार्य तत्व हैं। व्यक्तियों का समूह होना अनिवार्य है, विशिष्ट उद्देश्य होता है और पारस्परिक सहयोग तथा औपचारिक नियम, इस तरह के इनके विशेषताएं होते हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं। समाज स्थायी होता है, कुछ हद तक कह सकते हैं कि स्थायी है। ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए हम की भावना, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक विविधता, ऑप्शन सी है क्षेत्र, ऑप्शन डी है आत्मनिर्भरता। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता समाज का तत्व है, जो कि ग्रामीण समुदाय का नहीं है। जबकि ग्रामीण समुदाय की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, हम की भावना होती है, आत्मनिर्भरता होता है, विशिष्ट नाम होता है, स्वतः विकास होता है, सापेक्षिक स्थायित्व होता है, समानता होता है, सांस्कृतिक समानता होता है, न कि सांस्कृतिक विविधता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए है टानिज, ऑप्शन बी है कूले, ऑप्शन सी है डेविस और ऑप्शन डी है बिरस्टेट। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, कूले ने। अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने दी है। इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों की विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है, जैसे स्काउट ग्रुप, लघु विचार गोष्ठी और क्लब आदि। कूले ने प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह की अवधारणा दी थी। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है यह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, ऑप्शन बी है यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित होती है, ऑप्शन सी है यह वंशानुगत परिस्थिति पर आधारित है, ऑप्शन डी है यह नैतिक सत्ता पर आधारित है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है। वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता यह है कि यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है। इसके अतिरिक्त इसमें तकनीकी विशेषज्ञता होती है, कानूनी सत्ता है, पद सोपान का सिद्धांत पाया जाता है, कानूनी रूप से कार्यों का संचालन किया जाता है, राजनीतिक तटस्थता होती है, योग्यता प्रणाली है, निश्चित वेतन तथा भत्ते होते हैं, पदोन्नति के अवसर होते हैं, निष्पक्षता आदि इसकी अन्य विशेषताएं हैं। जो नौकरशाही है इसको अवधारणा के रूप में सबसे पहले मैक्स वेबर ने दिया था, लेकिन इस शब्द को सबसे पहले डी गोर्ने द्वारा दिया गया था। आगे प्रश्न देखते हैं। इसके आगे इसमें मर्टन ने भी इसकी कुछ विशेषताओं का या इसका व्याख्या किया था। इसके साथ ही विल्सन ने भी इसका कुछ अध्ययन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया है? ऑप्शन ए है सीमेल, ऑप्शन बी है मार्क्स, ऑप्शन सी है वेबर, ऑप्शन डी है नोआम चोम्स्की। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सीमेल। अगर सीमेल नहीं है और कोजर है तो उसको भी हम सही लगाएंगे। कोजर है तो वो ही सही है, क्योंकि समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर जार्सीमेल एवं कोजर ने दोनों ने मिलकर काम किया था। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए है ईर्ष्या से, ऑप्शन बी है तुलना से, ऑप्शन सी है तुलनात्मक अभावबोध से और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, तुलनात्मक अभावबोध से। संदर्भ समूह व्यवहार का मुख्य आधार
तुलनात्मक अभाव बोध होता है। संदर्भ समूह का जो अवधारणा है समाजशास्त्र में उसको उसको मर्टन ने दिया था, लेकिन संदर्भ जो सापेक्षिक वंचन है या तुलनात्मक अभाव बोध है इसको स्टाउफर द्वारा दिया गया था, इसको स्टाउफर द्वारा दिया गया था। संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण तुलनात्मक अभावबोध से होता है। एक ऐसे समूह को संदर्भ समूह की संज्ञा दी जाती है जिसके साथ एक व्यक्ति समीकरण बिठाने की आकांक्षा रखता है तथा जिसके अनुसार एक व्यक्ति अपने मूल्यों, विश्वासों, मनोवृत्तियों को ढालने का प्रयास करता है और उसी के अनुरूप में व्यवहार को निर्देशित करता है। संदर्भ समूह की अवधारणा को हाइमन ने 1942 में विकसित किया था, लेकिन अभावबोध जो होता है, संदर्भ समूह में जो अभावबोध की अवधारणा है उसको स्टाउफर ने दिया था। सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत स्टाउफर ने दिया था और समाजशास्त्र में लाने का श्रेय मर्टन को दिया जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संघर्षरत दंपत्ति को न्यायिक पृथकता की अवधि अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? ऑप्शन ए है 7 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 2 वर्ष और ऑप्शन डी है 5 वर्ष। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 2 वर्ष। संघर्षरत दंपत्ति को न्यायिक पृथकता की अवधि अधिकतम 2 वर्ष के लिए दी जाती है। इसका निर्धारण हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 में किया गया। इसकी पृथकता की अवधि का अधिकतम अवधि जो होता है, मतलब इसका तात्पर्य है कि जब कोई पति पत्नी तलाक की अर्जी जब दायर करते हैं तो कोर्ट उनको 2 साल तक के लिए कहता है कि आप 2 साल के बाद आपको इसकी मंजूरी मिल जाएगी और तब तक 2 साल कोशिश कीजिए कि आप लोग साथ में रहिए। अगर इसलिए यह समय दिया जाता है कि हो सकता हो कि किसी छोटी सी बात को लेकर पति पत्नी में झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो गई हो और वह कोर्ट तक पहुंच गए हो, तलाक लेने की स्थिति उत्पन्न हो गई हो, तो कोर्ट का यह मानना है कि अगर 2 साल की समय अवधि हम इन्हें देते हैं तो यह एक साथ रहे तो हो सकता हो इनका विचार में परिवर्तन हो और यह दोनों फिर एक साथ रहने लग जाएं। कोर्ट का भी उद्देश्य है कि परिवार न टूटे, इसलिए इसको 2 साल की अवधि दी गई है। अगर ऐसा नहीं होता है तो 2 साल बाद उन दोनों को बंधनों से एक दूसरे से मुक्त कर दिया जाता है एवं तलाक की प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए है काका कालेलकर, ऑप्शन बी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है BP मंडल, ऑप्शन डी है जगजीवन राम। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, BP मंडल। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष BP मंडल थे जिन्होंने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा था। यह दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष काका कालेलकर को माना गया। काका कालेलकर ने पिछड़ा वर्ग का आधार जाति को माना था, लेकिन द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष BP मंडल ने पिछड़े होने का आधार उन्होंने जाति को न मानते हुए जाति के साथ साथ उन्होंने आर्थिक एवं शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा होने का भी कारण उन्होंने आधार माना था। इसके आधार पर ही उन्होंने 27% आरक्षण दिया, जिसमें जाति को न रखते हुए सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन को आधार माना गया है। कभी कभी पेपर में प्रश्न आता है कि जो BP मंडल है उन्होंने पिछड़ा वर्ग का जो आधार माना उसमें कौन कौन सा शामिल है, तो तीनों दे देता है, शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक, जिसमें आर्थिक नहीं है लेकिन पेपर में तीनों ऑप्शन में आ जाता है। अगर तीनों न आए, 2 ही आए तो दोनों को भी लगाएंगे। जैसे सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार अगर हो तो वह दोनों सही है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है न कि सामाजिक स्तरीकरण का? ऑप्शन ए है वर्ग, ऑप्शन बी है लिंग, ऑप्शन सी है भूस्वामित्व, ऑप्शन डी है शक्ति। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, लिंग, कद, आयु, प्रजाति आदि सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है। सामाजिक स्तरीकरण उच्चतम एवं निम्नता के क्रम पर आधारित होता है, जिसमें वर्ग, भूस्वामित्व, शक्ति, अर्थव्यवस्था, यह जो चीज़ें होती हैं वह परिस्थिति, यह जो चीज़ें होती हैं वह सामाजिक स्तरीकरण का आधार है, न कि सामाजिक विभेदीकरण का। सामाजिक विभेदीकरण में लिंग, कद, जैसे लंबाई किसी को लेके हंसी मजाक बना दिया जाता है, आयु को लेके, प्रजाति को लेके, काला गोरा, छोटा मोटा पतला, इस तरह के जो विभेद किए जाते हैं उससे विभेद कहा जाता है, न कि स्तरीकरण कहा जाता है। सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा सोरोकिन द्वारा दिया गया था, लेकिन यह भूपर्पटी विज्ञान से आया था, लेकिन भूगर्भ शास्त्र से आया था, लेकिन जो सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारवादी सिद्धांत था उसे डेविस मूर ने दिया था एवं उसकी आलोचना ट्यूमिन द्वारा की गई थी। ट्यूमिन भी सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारात्मक सिद्धांतवेत्ता ही हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यह किसका कथन है कि
भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण में आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है। ऑप्शन ए है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी है यस्सी दुबे, ऑप्शन सी है मिल्टन सिंगर, ऑप्शन डी है योगेंद्र सिंह। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह ने कहा था कि भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण में आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप से निरूपित करती है, क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखा था मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। इसी पुस्तक में इस परिभाषा को इन्होंने लिखा था या दिया था। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों के बीच मूलभूत अंतर निम्न में से दृष्टिगोचर होता है। ऑप्शन ए है समष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण तथा निःशब्द स्थानांतरण। दूसरा है व्यष्टि से समष्टि दृष्टिकोण तक उन्मूलन स्थानांतरण। तीसरा है मध्यम विन्यास के सिद्धांतों का विकास। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, समष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण तथा निःशब्द स्थानांतरण। ऑप्शन ए है समष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण तथा निःशब्द स्थानांतरण तक। आगे देखते हैं। इसमें प्रश्न है, सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक हैं? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं क्या है इसमें। अनुकूलन, सामाजिक क्रिया, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति, प्रच्छलनता और छठा है समाजीकरण। इसमें ऑप्शन ए है 1, 2 और 4, ऑप्शन बी है 2, 3 और 5, ऑप्शन सी है 1, 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 4 और 5। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 1, 3 और 4। अनुकूलन, एकीकरण और लक्ष्य प्राप्ति। इसमें जो चौथा आएगा वह होगा प्रतिमान अनुरक्षण। और इसे दिया किसने था? तो पार्सन्स ने। पार्सन्स ने इसे AGIL का मॉडल कहा था। AGIL की अवधारणा दिया था। ए से होता है एडॉप्टेशन, जी से होता है गोल अटेनमेंट, आई से होता है इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण, और यल से होता है लेटेंसी जिसका मतलब होता है प्रतिमान अनुरक्षण। और इस अवधारणा के लिए पार्सन को जाना जाता है। और इन्होंने प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक इन्हें 4 को आवश्यक बताया था। आगे हम देखते हैं, सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया? ऑप्शन ए है मिलर, ऑप्शन बी है लिपसेट, ऑप्शन सी है बेंडिक्स और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन होगा कोई नहीं, क्योंकि इसको सोरोकिन ने दिया था। सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज एवं उदग्र गतिशीलता के रूप में सोरोकिन ने वर्गीकृत किया। मिलर समूह को बांटते हैं क्षैतिज समूह एवं उदग्र समूह में। लिपसेट जो है उन्होंने औद्योगिक समाज में अंतर व्यावसायिक एवं अंतरा व्यावसायिक गतिशीलता को बांटा था। आगे प्रश्न देखते हैं, एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है। ऑप्शन ए है वाहनों का अधिक, ऑप्शन बी है बहुउद्देशीय भवनों की उपस्थिति, ऑप्शन सी है परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर। एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर होता है तो वह गतिशील समाज माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि आज हम एक शिक्षक की परिस्थिति में हैं, कल हम मान लीजिए किसी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, वहाँ भी एक शिक्षक ही रहेंगे, उसके बाद एक प्राचार्य बन गए, उसके बाद कुलपति बन गए। तो यह परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, तो उसे गतिशील समाज कहा जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं, भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है। ऑप्शन ए है वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान, ऑप्शन बी है अंतः जातिगत संबंध, ऑप्शन सी है पवित्रता एवं अपवित्रता की अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अंतः जातिगत संबंध, क्योंकि जजमानी व्यवस्था जो है वह वस्तु एवं सेवाओं के आदान प्रदान पर आधारित है, न कि वह किसी व्यवस्था को व्यक्त करता है। व्यवस्था अंतः जातिगत संबंध को व्यक्त कर रहा है, वह एक व्यवस्था है, क्योंकि व्यवस्था कभी दिखती नहीं है। अगला प्रश्न है, इसमें देख लेते हैं, जो जजमानी व्यवस्था है उसका सबसे पहले मैनपुरी के करीमपुर गांव का अध्ययन करते हुए विलियम वाइजर द्वारा अध्ययन किया गया जजमानी व्यवस्था का। उन्होंने पुस्तक एक लिखी थी जिसका नाम था द हिंदू जजमानी सिस्टम। वहीं से आप देखे होंगे, इसका उदाहरण हम देते हैं, अभी भी गांव में देखे होंगे कि जो विवाह के समय में निमंत्रण बांटने का काम होता है वह नाई को दे दिया जाता है, क्योंकि नाई अपना
कामीन होता है, क्योंकि जब जजमानी व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें दो वर्ड प्रयोग होते हैं, कामीन एवं जजमान। जजमान जो होता है जिसके घर हम सेवा देने जाते हैं, और जो सेवा देने आता है उसे कामीन कहा जाता है। लेकिन यह जो कामीन शब्द था वह ब्राह्मण जो धार्मिक कर्मकांड कराने या पूजा पाठ कराने, विवाह कराने किसी जजमान के घर जाता था, तो उस शब्द का उसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता था। यह आपको याद रखना होगा। आगे उसी में जब विवाह जब होता है तो उसमें बर्तन धुलने के लिए गोड़ को एक जाति होती है उसे बुलाया जाता है। उसके बाद कपड़ा धुलने के लिए धोबी को बुलाया जाता है। मिट्टी के जो बर्तन लगते हैं उसके लिए जो कुम्हार होते हैं उन्हें बुलाया जाता है। तो इस तरह के विवाह का जो मंत्र उच्चारण करना होता है ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। तो ऐसी इसे ही जजमानी व्यवस्था कहा गया। तो पहले जो था वह वस्तु एवं सेवाओं के आदान प्रदान पर आधारित था। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आया और अब वह पैसों पर, नकद मुद्रा पर भी आधारित हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है सोरोकिन, ऑप्शन बी है आगबर्न, ऑप्शन सी है मार्क्स, ऑप्शन डी है वेबर। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सोरोकिन। सोरोकिन जो है उन्होंने सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत दिया। इसे उन्होंने उतार चढ़ाव का सिद्धांत कहा, दोलन की गति का सिद्धांत कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने चक्रीय सिद्धांत भी कहा इसे। तो यह संस्कृति की जब अध्ययन कर रहे थे तो संस्कृति को इन्होंने 3 भागों में बांटा, आदर्शात्मक, भावनात्मक एवं आदर्शवादी। इन्होंने 3 भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा। एवं उसे ही जब इन्होंने कहा कि जैसे घड़ी का पेंडुलम का सिद्धांत कहा था, दोलन की गति उसी कहते हैं हिंदी में, तो उसे पेंडुलम कहते हैं। जब एक मान लीजिए घड़ी में पेंडुलम जो लगा रहता है, एक समय में एक स्थिति में वहाँ जाता है, फिर रिटर्न आता है, फिर आगे एक जगह एक केंद्र बिंदु तक जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो इस स्थिति को ही चक्रीय सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने कहा कि आज हम जहाँ हैं, आने वाले कुछ समय बाद यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके आगे बढ़ेंगे, फिर एक समय ऐसा है कि फिर हम यहीं आकर खड़ा हो जाएंगे। यह सोरोकिन ने कहा था। यह चक्रीय सिद्धांत के जो भी समर्थक हैं उन्होंने इस अवधारणा को दिया था। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है? ऑप्शन ए है परिवार, ऑप्शन बी है स्कूल, ऑप्शन सी है समूह या बियर ग्रुप, ऑप्शन डी है मीडिया। तो इसमें अगर हम देखें तो मीडिया को रख सकते हैं, क्योंकि जो मीडिया है वह सामाजिकरण की, बाकी तीनों जो हैं परिवार, स्कूल और स्कूल भी नहीं आएगा, क्योंकि यह प्रश्न का स्ट्रक्चर ही गलत है। क्योंकि जो परिवार है वो प्राथमिक समूह है, प्राथमिक सामाजिकरण की एजेंसी है। समूह या बियर ग्रुप है, यह भी प्राथमिक है, लेकिन स्कूल और मीडिया यह द्वितीयक सामाजिकरण की एजेंसियां हैं। इसलिए इस प्रश्न को मूल्यांकन से उस समय बाहर कर दिया गया था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। सामाजिक स्तरीकरण सिद्धांत में प्रकार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है पार्सन्स, ऑप्शन बी है डेविस एवं मूर, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, डेविस एवं मूर। डेविस एवं मूर को सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांतवेत्ता माना जाता है। यह मैं पहले बता चुका हूँ। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन ए है आत्मसातकरण, ऑप्शन बी है पृथक्करण, ऑप्शन सी है एकीकरण, ऑप्शन डी है पर संस्कृति ग्रहण। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, एकीकरण। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, एकीकरण। कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना एकीकरण का अच्छा उदाहरण है। एकीकरण वास्तव में एक सामंजस्यपूर्ण स्थिति है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी रचना की निर्णायक भागों में भिन्नता होते हुए भी उसके आपसी संबंधों में संगठन होता है, उसे एकीकरण कहते हैं। आत्मसातकरण का मतलब होता है पूर्ण तरीके से अपने आप में उसे समा लेना। अगला प्रश्न है, औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों का वर्गीकरण में किसने किया? ऑप्शन ए है कोटा, ऑप्शन बी है काम ढोगा, कोटा ने वो गलत लिखा है, दूसरा है दुर्खिम, तीसरा है बेबर, चौथा है स्पेंसर। तो इसमें ऑप्शन चौथा, ऑप्शन डी स्पेंसर सही है। स्पेंसर ने समाजों के वर्गीकरण को 2 भागों में बांटा, औद्योगिक समाज एवं सैनिक समाज। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? ऑप्शन ए है विकास में महिलाएं, ऑप्शन बी है महिलाएं और विकास, ऑप्शन सी है लिंग और विकास, ऑप्शन डी है महिलाएं, पर्यावरण और विकास। तो इसमें ऑप्शन ए है विकास में महिलाएं। विकास में जो महिलाएं उपागम है इसमें गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है।
26वां प्रश्न है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है, कुछ तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करके ख़त्म कर रहे हैं। प्रश्न है, क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए है मार्क्स, ऑप्शन बी है डेरेनडार्फ, ऑप्शन सी है वेबर, ऑप्शन डी है बोटोमोट। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, डेरेनडार्फ। क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक राल्फ डेरेनडार्फ ने लिखी है। इनकी अन्य कृतियाँ हैं एसे इन द थियरी ऑफ सोसाइटी और द न्यू लिबर्टी। इन्हें समाज का संघर्षात्मक सिद्धांतवेत्ता माना जाता है। जो डेरेनडार्फ हैं, इन्होंने सत्ता के संबंधों पर आधारित संघर्ष को देखा था। यह नव मार्क्सवादी हैं क्योंकि वेबर ने आर्थिक संबंधों पर आधारित वर्ग संघर्ष को देखा था। इसकी आलोचना करते हुए डेरेनडार्फ ने कहा कि अब जो आधुनिक समाज है उसमें संघर्ष का केंद्र बिंदु सत्ता है और सत्ता ही अब संघर्ष का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, ऑर्गेनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए है इरावती कर्वे, ऑप्शन बी है एम.एस. गोरे, ऑप्शन सी है लीला दुबे, ऑप्शन डी है आई.पी. देसाई। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, एम.एस. गोरे। एम.एस. गोरे ने ऑर्गेनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक लिखी। इनकी अन्य प्रमुख कृति है प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल चेंज, इंडियन यूथ। आगे हम देखते हैं, एक और इनका बुक है सोशल वर्क एंड सोशल वर्क एजुकेशन। इस तरह इन्होंने 3 पुस्तकें और लिखी थी और उसको एक लेकर 4 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। इन्होंने भारत में अर्बन फैमिलीज का अध्ययन किया था, नगरीय परिवारों का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? ऑप्शन ए है सामाजिक व्यवस्था को बदलने की, ऑप्शन बी है सामाजिक व्यवस्था को समझने की, ऑप्शन सी है सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की, ऑप्शन डी है सामाजिक व्यवस्था को समायोजित करने की, ऑप्शन इसमें बी सही है, सामाजिक व्यवस्था को समझने की। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से सामाजिक व्यवस्था को समझने की चेष्टा से संबंधित है या उसी पर वह अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता या विशेषताएं नहीं है? ऑप्शन ए है विषमांगता, ऑप्शन सी है यांत्रिक साहित्य, ऑप्शन सी है तीसरा है गतिशीलता, चौथा है दमनकारी विधियां। अब इसमें कुट का प्रयोग करना है तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 4, ऑप्शन डी है 1 और 5। तो इसमें 1 और 5 ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 2 और 4। दुर्खिम ने आदिम और औद्योगिक समाज में अंतर कर बताया कि यांत्रिक साहित्य और दमनकारी विधियां आदिम समाज की विशेषता है, जबकि विषमांगता, गतिशीलता, स्वाभाविक एकता, क्षतिपूरक कानून औद्योगिक समाज की विशेषता है। यह दुर्खिम ने बताया था। और आज का लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, और इसमें भी कुट का ही प्रयोग करना है। तो इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का उपयुक्त समायोजन का चयन कीजिए जो घटनाशास्त्र को स्पष्ट करता है। ऑप्शन ए है घटनाशास्त्र या प्रघटना विज्ञान रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है। दूसरा है घटनाशास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। तीसरा है घटनाशास्त्र मानव व्यवहार की कारणात्मक व्याख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार अन्य परिप्रेक्ष्यों से। और चौथा है घटनाशास्त्र सामाजिक जीवन के संरचनात्मक नियमों की खोज के प्रयास करता है। ऑप्शन इसमें कुट का प्रयोग करना है तो ऑप्शन ए है 1 और 4, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 3 और 4 और ऑप्शन डी है 1 और 2। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 1 और 2, क्योंकि घटनाशास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है और घटनाशास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है, यह अल्फ्रेड शूर्ज ने कहा था। इसकी व्याख्या देखते हैं। अल्फ्रेड शूर्ज ने समाजशास्त्री प्रघटनाशास्त्र की अपनी प्रसिद्ध कृति सामाजिक जगत का प्रघटनाशास्त्र सोशल द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड यही पुस्तक लिखा था। इसी पुस्तक में सामाजिक जगत को समझने के लिए रोजमर्रा की दुनिया के आवश्यक आयामों के विश्लेषण करने तथा उन्हें उजागर करने पर बल दिया है। प्रघटनाशास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित भी करता है। आज की क्लास हम इसी के साथ यहीं रोक देते हैं क्योंकि तबीयत थोड़ा ख़राब है और मैं जल्दी इस क्लास को कर दिया हूँ। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से जो भी गलतियाँ हों उसे बताएं। और आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं पढ़ें। आप लोगों को जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हों उस कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।